नमस्कार। आज सारे अखबार चैनल चीन से हुए आक्रमण की खबरों से भरे पड़े हैं। एक राष्ट्रीय अखबार ने चश्मदीद सेना के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि चीन ने हमको धोखा दिया। हम तो सीमा पर शांति की बात कर रहे थे और इसी बीच चीन ने हमारे पर आक्रमण कर दिया, धोखे से हमला किया। सुनने में बात ठीक लगती है, अच्छी लगती है कि हमने साफ गोई के साथ ये बात भी कही कि हम एक लोकतंत्र हैं और इसलिए हम अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या भी सही बताते हैं। चीन ऐसा नहीं करता। लेकिन मित्रों, एक भारतीय होने के नाते मेरा मन भी दुखी है और दुखी इसलिए है कि जब हम 2020 के हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि चीन ने धोखा दिया है, चीन ने पीठ में छुरा घोंपा है, ये बताइए क्या चीन ने कभी कोई वादा हमसे ऐसा किया था कि वो कभी धोखा नहीं देगा? क्या चीन ने कभी हमसे ऐसा कोई लिखित वचन पत्र दिया था कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा? अरे भाई, मैं 42-43 साल की पत्रकारिता के बाद कह सकता हूँ और जो इतिहास के छात्र होने के नाते जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि चीन की जो अब तक की 1949 से लेकर आज तक जो उसका रवैया है, उसमें धोखे के अलावा कुछ और भी है। 1949 से मैं बात शुरू कर सकता हूँ। जब 1949 में चीन अस्तित्व में आया तो बेशक उसके पहले के 50 साल जो चीन के थे बहुत ही ख़राब थे। वो एक चीन ऐसा था गरीब की जोरू की तरह। हमें तो केवल अंग्रेज़ों ने लूटा था, लेकिन चीन को तो हर मुल्क ने लूटा था। जिससे भी जहां बन पड़ा उसने चीन को बर्बाद किया था। खैर, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन 1949 में चीन जब बना तो भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने चीन की नई सत्ता में आई कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी शुभकामनाएं भेजी और इन शुभकामनाओं का उत्तर आप लोगों को याद है चीन ने कैसे दिया था? चीन ने तेलंगाना की कम्युनिस्ट पार्टी को, अपने माओवादियों को संघर्ष का सपोर्ट किया था, संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा था। चीन ने उसके बदले में धन्यवाद, हमारी शुभकामनाओं के बदले में धन्यवाद देना तो दूर, चीन ने कहा था कि भारत की इस, हिंदुस्तान की इस बुर्जुआ सरकार को उखाड़ फेंको। और उसके बाद तेलंगाना में माओवादियों ने हिंसा के ज़रिए क्रांति, सशस्त्र क्रांति की शुरुआत कर दी, तैयारियां कर दी। ये 1950 की बात है। इसके बाद भी हमने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए चीन का समर्थन किया, चीन को सहयोग किया। चीन ने उसका कोई ख्याल नहीं किया। 1952 में जब गुलजारी लाल नंदा देश के गृह मंत्री थे और जब माओवादियों का जो चीन की सरकार ने उनसे ऐलान किया था उस आंध्र प्रदेश के इलाके में, तेलंगाना वाले इलाके में, कि बुर्जुआ सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो वहाँ उनके कैंप चल रहे थे, उनको हथियार चीन से मिल रहे थे। और तब गुलजारी लाल नंदा जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने भारत की जनता के नाम एक राष्ट्रीय आपात प्रसारण किया था, जिसमें उन्होंने देश के ऊपर आए इस संकट के बारे में बयान किया था। उन्होंने कहा था कि अब हमें देश के भीतर छिपे, बाहर से जो शत्रु लोग मदद दे रहे हैं, इनके खिलाफ हमें आक्रामक कार्रवाई करनी पड़ रही है। और भारत आज़ाद होने के बाद पहली बार भारत की सेना ने इन माओवादियों को उखाड़ फेंका था, मार भगाया था, जो सशस्त्र क्रांति पर उतावले थे। ये तो बात हम 1952 की कर रहे हैं। तो चीन
ये घटना मैंने इसलिए सुनाई कि चीन का तो इतिहास ही ये कहता है कि उसने हरदम एक धोखे का सहारा लिया है, हरदम उसने एक फरेब का सहारा लिया है, हरदम उसने एक झूठ का सहारा लिया है। जब भारत ने कुछ वर्षों के बाद चीन से सीमा रेखा स्पष्ट करने को कहा, तो चीन ने बहाना लिया कि जो हमारे नक्शे हैं वो नक्शे कुओमिंतांग के ज़माने के हैं, पुराने नक्शे हैं, हमें अभी अपने नए नक्शे बनाने हैं। अरे भाई, नए नक्शे जो बनाने हैं तब आप बनाएंगे, आने वाले भविष्य के आधार पर तो नक्शे तय नहीं होंगे ना। नक्शे तो तय वही होंगे जो मौजूदा उस वक्त थे। और शिमला में जो समझौता हुआ था तिब्बत को लेकर, मैकमोहन लाइन जो रेखांकित की गई थी, चीन ने कभी उसको नहीं माना, लेकिन उसने ना भी नहीं किया। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती रहीं और लगातार हम ये अनुभव करते रहे कि चीन एक भरोसेमंद दोस्त की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हमें क्या उससे कोई सबक नहीं लेना चाहिए था? ये तनातनी चलती रही, पंचशील का सिद्धांत भी आया, कपूर की तरह उड़ गया। 1959 में चीन ने हमारे एक गश्ती दल को मार डाला हमला करके। हम फिर भी संयम रखते रहे, हमारे पास हथियार नहीं थे और हथियार के लिए हमें किसी न किसी बड़ी महाशक्ति के साथ सैनिक संधियों को करना ज़रूरी था। अमेरिका ने तो हमको वादा किया था, अमेरिका ने भी वादा किया था, रूस ने भी वादा किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने के लिए वादा किया था और उसी समय अमेरिका ने भी हमसे कहा था कि मैं जिस संधि हमसे संधि कीजिए और जिस संधि के तहत हम पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं उसी संधि के तहत आप हमसे भी हथियार लीजिए। लेकिन उस समय हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि जो शक्ति, जो देश पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, क्योंकि हम कबायली युद्ध का एक अनुभव हमारे साथ हो गया था, तो हम ऐसे शक्ति के साथ समझौता क्यों करें? और तब हम कहीं रूस की ओर हमारा झुकाव हुआ। हालांकि रूस भी कई वर्षों तक हमारे साथ खुलकर साथ आने में हिचकिचाता रहा। हिचकिचाता इसलिए रहा क्योंकि हम खुलकर सामने नहीं आए थे। बहरहाल 1962 का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी चीन ने यही आरोप लगाया था जो आज चीन गलवान घाटी में कह रहा है कि भारत ने आक्रमण किया था। 1962 में भी चीन ने आक्रमण किया था, लेकिन उसने दुनिया के मंचों पर यह बात कही कि भारत ने हमारी सीमा पर हमला किया है। लद्दाख वाला इलाका और नेफा का जो इलाका, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उस समय वो नेफा कहा जाता था। तो नेफा में उसने 4 चौकियों पर हमला किया था और लद्दाख में हमला किया था। बेशक हमने उस युद्ध में करारी मात खाई, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो भारत ने अपने हथियार खरीद नीति में परिवर्तन किया। हम सुरक्षात्मक हुए और हमने रूस से भी हथियार खरीदे और अमेरिका से भी हथियार खरीदे। 4-5 बरस के अंदर ही हमारी स्थिति अलग हो गई थी। लेकिन चीन अपनी हर योजना को वर्षों तक छुपाए रखता है, बनाता है, उसका परीक्षण करता है, उसका अभ्यास करता है। हमारे मामले में यह है कि हम शायद भूल जाते हैं, लेकिन 1967 में जब ऐसा हुआ था, और अगर मुझे ठीक याद है तो गलवान घाटी में ही हुआ था, 300 सैनिक चीन के मारे गए थे, हमारे केवल 65 शहीद हुए थे। तो उस समय भी चीन ने धोखा देकर हमारे पर आक्रमण किया था। आगे बढ़िए, 75 की घटना सबके सामने है और 1975 में भी चीन ने धोखा देकर ऐसा किया था। इसके बाद और आगे आइए, चीन ने तो अपने देश को लोगों को भरोसे में नहीं लिया, अपने देश के लोगों को धोखा दिया है। चीन के लोगों ने, चीन की सत्ता ने 20 बरस पहले, आपको याद है तियानमन चौक की घटना, छात्र क्या मांग रहे थे? छात्र यही मांग रहे थे कि लोकतंत्र चाहिए, खुलापन चाहिए,
जीने की आज़ादी चाहिए, ज़िंदगी जीने के अधिकार चाहिए, और बदले में उनको मिली थी गोलियां। 300 से ज़्यादा छात्र मशीन गनों से चीन ने भून दिए थे। तो जिस देश का इतिहास और चरित्र ऐसा हो, एक दल की हुकूमत हो, तो क्या उसे आप सरकार कहेंगे? क्या इदी अमीन और चीन की सरकार में कोई फ़र्क है? क्या उसे आप तानाशाह नहीं कहेंगे? आज की दुनिया में चीन से बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को वो जिस तरह से यातना दे रहा है, ना उन्हें नागरिक अधिकार मिल रहे हैं, ना उन्हें धार्मिक आधार मिल रहे हैं, ना उन्हें सामाजिक अधिकार मिल रहे हैं, ना उन्हें अन्य कोई अधिकार सत्ता में भागीदारी के अधिकार मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चीन के कौन से व्यवहार से अपेक्षा करें कि वो हमें धोखा नहीं देगा? हम किस बात से उम्मीद पाल बैठते हैं बार बार कि वो चीन हमारी बातों में आ जाएगा, सीमा पर हम शांति वार्ता करते रहेंगे और वो हमें कुछ नहीं करेगा? क्या डोकलाम की घटना हमें पता नहीं है? डोकलाम की घटना को याद करिए। 72 दिन अगर हम सामने आमने सेनाओं को रखे रहें तो सिर्फ इसलिए कि भूटान जैसा एक समर्थक हमारा देश हमारे साथ था। अन्यथा बीते दिनों के हाल के दिनों को आप याद करिए। म्यांमार ने बीते दिनों आंग सान सू की ने क्या बयान दिया था जब रोहिंग्यास के साथ समझौते की बात हो रही थी? तो समझौता किसने कराया? हम तो नहीं करा पाए। आंग सान सू की का दूसरा घर भारत था। हमने उसके लोकतंत्र के आंदोलन को समर्थन दिया था। वो भारत में पली बढ़ी थी, भारत में उसकी शिक्षा हुई है। उसने पहली अपेक्षा हमसे की थी कि हम उसके मामले में सहयोग करेंगे, और हम सहयोग कर सकते थे क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी भारत उनका लिए दूसरा घर है। जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को मार डाला गया था तो उस समय उनकी बेटी लंदन में थी, जो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जब वो आई तो 9 या 10 बरस तक भारत में रहीं, यहाँ उन्होंने पढ़ाई की और श्रीमती इंदिरा गांधी के संरक्षण में उन्होंने अपना परिवार का पालन पोषण किया। यहाँ उन्होंने हिंदी सीखी, यहाँ उन्होंने भारत का एहसान कभी नहीं भूलने का सार्वजनिक बयान भी दिया। तो एक तरफ बांग्लादेश था, एक तरफ म्यांमार था। दोनों जगह दो नेत्रियाँ थीं जो भारत को अपना दूसरा घर मानती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए कि हम रोहिंग्या में समझौता करा पाए, रोहिंग्या के मामले में। और हमने क्या किया? हमने किया ये, हम देखते रहे चीन ने जाकर के अमेरिका में रोहिंग्याज के मसले पर बांग्लादेश और म्यांमार का समझौता करा दिया। म्यांमार क्या करता? तो हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते, हम भूल जाते हैं। क्या हम भूल जाएंगे कि श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे के चुनाव को चीन ने किस तरह से फंड किया था? महिंद्रा राजपक्षे ने बदले में अपने गृह इलाके के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को एक तरह से तोहफे में दे दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कि 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का, पाक अधिकृत कश्मीर का वो इलाका चीन को तोहफे के रूप में दे दिया था, हज़ारों वर्ग किलोमीटर। तो जो चीन किसी दूसरे देश से एक विवादित ज़मीन तोहफे के रूप में लेने में गर्व अनुभव कर सकता है, और उसने कभी ये नहीं सोचा कि कश्मीर अभी विवाद का मामला है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने आक्रमण करके उस पर कब्ज़ा किया है और हमें वो तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो चीन के इरादे तो पहले से ही साफ थे, लेकिन हम उस पर क्यों भरोसा करें? हम क्यों भरोसा करते रहे? बार बार यही बात सामने आती है कि अगर हमारी बड़ी मासूमियत सी भरी बात थी, बचकाना सी बात थी कि जो हम सीमा वार्ता की बात करते थे, हम अहमदाबाद में बुला करके उनको चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते थे। चीन के राष्ट्रपति यहाँ आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसे ही वो नेपाल जाते थे, नेपाल में कहते थे कि जो इस इलाके में दूसरा कोई ताकत नेपाल की तरफ आंखें उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। इस भाषा में बात करते थे। आप देख लीजिए इतिहास उठा कर, ऐसा हुआ है। लेकिन
हमारे सेना जो आज़ादी के बाद से बहुत अनुशासित, बहुत ताकतवर, बहुत ही सक्षम सेना है, विशाल सेना है, दुनिया में सबसे दूसरे या तीसरे नंबर की बड़ी सेना है, लेकिन हमारे एक सेनाध्यक्ष ने कितना बड़बोलापन दिखाया। चीन हमारा नंबर 1 शत्रु है, हम 2-2 मोर्चों पर एक साथ लड़ सकते हैं। अरे भाई, आपका 1 नंबर शत्रु है, ये तो पूरी कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? 100 करोड़ लोगों को आप ये बताना चाहते हैं, 125 करोड़ लोगों को आप ये बताना चाहते हैं कि चीन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप 125 करोड़ लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ सकते हैं, या चीन को ये आगाह कर रहे हैं? और चीन को अगर आप आगाह कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप 2 मोर्चों पर, 3 मोर्चों पर, 4 मोर्चों पर लड़ने की तैयारी करिए। सेना अध्यक्ष होने के नाते आपको सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपकी रणनीति 2 मोर्चों पर अपने आप को तैयार करने की है तो इसका नुकसान क्या हुआ? चीन का दूतावास भी हमारे यहाँ काम करता है, हमारे चैनल भी चीन में देखे जाते हैं, हमारा चीन का जो यहाँ का दूतावास है वो हमारे चैनल भी मॉनिटर करता है। जब हमारा सेनाध्यक्ष इस तरह की बात करता है तो चीन में ये बातें पहुँचती हैं। और देखिए, उसने 2 मोर्चों पे लड़ने की बात क्या करते हैं आप? 2 मोर्चों पर तो आप 1971 में भी लड़े थे, लेकिन 1971 में आप इसलिए समर्थन और जीत पाए थे क्योंकि एक मोर्चा आपको सपोर्ट कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान का जो मोर्चा था वो मुक्ति वाहिनी आपको सपोर्ट कर रही थी। अन्यथा पूरब और पश्चिम के मोर्चे पर अगर एक साथ शत्रु सेना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर 2 मोर्चों पर लड़ने की हम बात करते हैं तो अब चीन ने क्या किया है? आपके सामने 3 मोर्चे खोल दिए हैं। ऊपर चीन खुद बैठा हुआ है, पश्चिम में पाकिस्तान बैठा हुआ है, उत्तर में नेपाल बैठा हुआ है, और नीचे जहां आपका वी बनता है लंका में, हम्बन टोटा में, उसके अपने सैनिक अड्डे के रूप में वो काम कर रहा है। वहाँ उसके सैनिक हथियार तैनात हैं, वहाँ उसके अपने जहाज़ उस बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी नौसेना को घेरने का पूरा उसने इंतज़ाम कर दिया है। क्या आप बताएंगे कि हमने उसकी नौसेना को घेरने का कौन सा इंतज़ाम किया है? हम अपनी तैयारियां मजबूत करते रहे, लेकिन क्या चीन की कूटनीतिक घेराबंदी, हम क्या जापान के समर्थन से ये चाहते हैं कि चीन हमारे कब्ज़े में आ जाएगा? हम क्या अमेरिका के समर्थन से चाहते थे कि जो है चीन हमारे कब्ज़े में आ जाएगा? अमेरिका ने वहाँ बैठ कर के चीन की जो घेराबंदी की है, चीन तिलमिला रहा है उससे। आपको पता है 400 से अधिक सैनिक अड्डे चीन के चारों ओर अमेरिका ने बनाए हुए हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाए हैं, वो उस अमेरिका ने अपने लिए बनाए हैं। हम किस बात पर अपनी तैयारी की बात करते हैं? माफ़ कीजिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम की आलोचना कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझे देशद्रोही भी कह दें, कुछ लोग मुझे ये कह दें कि इस मौके पर ये बात ठीक नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। मैं 2 वर्षों से जो मेरे आलेख छप रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, मैं उन सब में ये मुद्दे उठा चुका हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो जिसका नतीजा आज है कि आज हम जिस तरह से ये सामना कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मित्रों, हमने 20 सैनिक गंवाए हैं, 135 के आसपास घायल हैं, 4 गंभीर, 45 लोग करीब उनकी ओर से मरे हैं या घायल हुए हैं, और भी होंगे। लेकिन चीन पर भरोसा करने का काम मत करिए, कृपया मत करिए। इश्क और जंग में सब जायज़ होता है। अगर चीन धोखा दे सकता है श्रीमान, तो आपको धोखा देने से किसने रोका है? आप क्यों नहीं धोखा देते? आप भी धोखा दीजिए, आप भी चकमा दीजिए। इश्क में और जंग में तो सब जायज़ होता है, हर तरह की लड़ाई जायज़ होती है। आप क्यों नहीं चीन को सबक सिखाने के लिए सारे इंतजाम करते? और दूसरी बात, रण क्षेत्र में ये तय होता है कि जो देश जिस मोर्चे पर अपनी सहूलियत महसूस करता है, उस मोर्चे पर वो लड़ाई करता है। अगर गलवान घाटी में चीन सहूलियत महसूस कर रहा है, तो हो सकता है कि सिक्किम के आगे नाकुला और नाथुला दर्रे पर आपकी सहूलियत हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में पेगोंग में और तवांग के इलाके में कोई मोर्चे ऐसे हों जहां आपकी सहूलियत हो। तो आप उसका जवाब वहीं क्यों देना चाहते हैं?
लेकिन ये रणनीति की बातें हैं। रणनीति की बातों का हरदम पर्दे पर खुलासा नहीं करना चाहता, ना होना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें अतीत से सबक लेना चाहिए। हम चीन पर धोखा देने का आरोप लगाकर अपनी कमज़ोरी से बच नहीं सकते। अभी भी वक्त है। आप देखिए, पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर, पाक अधिकृत कश्मीर पर, गुजरात पर, राजस्थान में और पंजाब में अपनी सेना तैनात कर दी है। नेपाल ने अपना नया नक्शा मंजूर कराने के बाद भारत की सीमा क्षेत्र के जो खंभे हैं, जो पिलर हैं, जो माइलस्टोन हैं, वो उखाड़ के फेंक दिए हैं। तो यानी ये दोनों छोटे पड़ोसी ये तो पहले से ही लड़ाई के मूड में आ गए हैं। तो ये लड़ाई के मूड में इसलिए आ गए हैं कि अचानक इनको पागल कुत्ते ने काट लिया है? नहीं, यह सब एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है और चीन के बगैर इशारे के वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। तो आने वाले दिनों में अब हमारे माननीय पूर्व सेनाध्यक्ष की बदौलत हमें 3 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहना है। चौथा मोर्चा श्रीलंका से हम्बनटोटा वाला खुला हुआ है। पश्चिम में एक बलूचिस्तान में जो ग्वादर का बंदरगाह है वो खुला हुआ है। ग्वादर के पीछे तो चलिए हम ईरान में चाबहार कर सकते हैं, लेकिन हमने तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। ईरान से भी हमने तो संबंध सिकोड़ लिए हैं अमेरिका के कहने पर। और जिस दिन से, कल से, सोमवार से ये घटना हुई है, तब से ना अमेरिका बोला है, ना रूस बोला है, ना कोई बड़ी ताकत और ऐसी साथ में आई है। जापान तो बोला ही नहीं है। तो कौन आपके साथ में आ रहा है भाई? ये एक तकलीफ़ है, एक दर्द है मेरे मन में, जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत इस मामले में अब कुछ बदले हुए रुख का इजहार करेगा। हमारी सेना बहुत बड़ी है, देश बहुत विशाल है, विराट है, और चीन को, जैसे कि कहा जाता है, दुश्मन को ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई के मोर्चे पर आप सैनिकों को मार कर ही हराएं। बहुत कुछ दिमाग से लड़ना पड़ता है। चीन को परास्त करने के कूटनीतिक उपाय खोजिए, रणनीतिक उपाय कीजिए, सामरिक उपाय कीजिए, सैनिक उपाय कीजिए, लेकिन कृपया करके इस देश के सम्मान की रक्षा करिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।